हम पढ़ रहे थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। अवतल दर्पण से जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो सबसे पहले वाली मैंने बात बताई थी कि यदि वस्तु अनंत पर रखी होती है तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब उसके फोकस बिंदु F पर बनता है। अगर फोकस बिंदु F पर बनेगा तो कैसा बनेगा? बिंदुवत बनेगा, फोकस बिंदु F पे बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है ना। हम आज एक दूसरी स्थिति लेंगे, वस्तु को अनंत पर भी रख लिया हम धीरे धीरे दर्पण के पास में वस्तु को लेते आएंगे और हम मूल्यांकन करेंगे कि इसका प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, किस आकार का बन रहा है। देखो वही दर्पण बना दिया मैंने, एक दर्पण है, इसका नाम है अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष, इसका मुख्य अक्ष है, चाहो तो नाम लिख सकते हो मुख्य अक्ष। और बार बार नाम लिखने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है ना, लेकिन एग्जाम में जब डायग्राम बनाओ तो नाम लिखना जरूरी है। देखो हमने माना कि यहाँ पे एक फोकस बिंदु F है और इतनी ये दूरी होती है ना, उतनी दूरी हम स्केल से माप करके अगर फेरको हम बनाएंगे तो उतनी दूरी पर हम एक वक्रता केंद्र C यहाँ पर ले लेंगे। ये वक्रता केंद्र C होता है। अगर यहाँ भी एक फोकस बिंदु F यहाँ होता है और ये वक्रता केंद्र C इधर होता है, लेकिन इधर वाले फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C काम में नहीं आएंगे, इसलिए हमने केवल इधर के ही बनाए हैं। देखो ध्यान से, अब की बार हमने वस्तु क्या की, कुछ सीमित दूरी पर ला करके रख दी। यहाँ पे हमने मान लो ये कोई वस्तु है, इस प्रकार से ये वस्तु हमने अनंत से ला करके कुछ सीमित दूरी पर लाकर रख दी। ये हम ऐसे बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र C के परे, वक्रता केंद्र C के परे। परे का मतलब होता है कि वक्रता केंद्र के लगभग पास में है, कोई फिक्स नहीं है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर है कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। परे का मतलब है कुछ थोड़ा बहुत पास में है, वक्रता केंद्र C के पास है। यह वस्तु रखी, अब रखने के बाद हम नियम लगाएंगे, नियमों की तरफ आएंगे। पर नियम नंबर पहला एक ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वस्तु से, यदि कोई प्रकाश की किरण वस्तु से अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। ये फोकस बिंदु F से गुजर जाएगी। ठीक है, पहला नियम लगा दिया। हम नियम नंबर और भी लगा सकते हैं, दूसरा लगा दो, तीसरा, जो लगता है ना वो लगाओ चारों में से। जैसे आपकी इच्छा के अनुसार लगाओ, चारों लगा के चेक करो क्या चारों लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं। देखो अब इसमें हम एक और नियम और लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे कि मैंने बताया कि अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से आपतित होती है, ये प्रकाश किरण फोकस बिंदु F से आपतित हो गई इस पे, तो यह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी तो टेढ़ी होगी, ये एक मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से हो जाएगी। परावर्तन हुआ और यह मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। मैंने एक बात और बताई थी कि जहाँ पर प्रकाश की किरण आपस में कटेगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। तो बोले यहाँ प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो देखो क्या हुआ, यदि वस्तु वक्रता केंद्र C से परे होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F के मध्य में बनता है, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, हम इस प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बता देंगे। हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र C के परे रखी हुई होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, चित्र आरेख द्वारा समझाइए। तो हम लोगों को इस प्रकार से इसको समझाना है। पहले इसका ये दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष खींचेंगे, यह वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र C से परे। अब आप लोगों को हम टाइम पास नहीं करेंगे कि यहाँ से कि फिक्स कोई वैल्यू नहीं रखी, आपको यहाँ से जितना ये दूरी ली है ना उतनी दूरी माप करके वक्रता केंद्र C पे लेनी है। अगर ये 10 सेंटीमीटर देवी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, माप करके लेंगे ना अपन स्केल से, तो फिर हम चित्र बनाएंगे तो बिल्कुल फिक्स चित्र बनेगा। लेकिन बोर्ड पे तो यहाँ कोई स्केल तो है नहीं, मैंने हाथ से ही बनाया है। नियम नंबर कौन कौन से लगे इसमें, अगर हम नियमों की बात करें तो
नियम नंबर पहला और दूसरा, दो नियम लगे। पहला नियम क्या लगा कि जब कोई प्रकाश किरण आनंद से मुख्य अक्ष के समांतर अगर दर्पण पर आपतित होती है तो फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। और नियम नंबर 2 क्या लगा, यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु F से दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जहाँ पर परावर्तन होने के बाद प्रकाश किरण मिलती है वहीं पे उसका प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। अब आप लोगों को दिमाग ऐसे नहीं लगा ना कि साहब ये प्रकाश किरण यहाँ से परावर्तन हो गया और यहाँ आ गई, ये प्रकाश किरण यहाँ से आएगी तो यहाँ मिल गई दोनों, तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ हो जाएगा। यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका तो परावर्तन हुआ है ये वाले प्रकाश किरण का, लेकिन इस वाले प्रकाश किरण परावर्तन नहीं हुआ, परावर्तन होने के बाद इधर आ रही है। तो परावर्तन से पहले अगर मान लो कोई प्रकाश किरण मिलती है तो वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। दोनों प्रकाश की किरणों का परावर्तन होना जरूरी है। अगर परावर्तन नहीं होगा, उससे पहले मिल रही है तो प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को एग्जाम में भी और कभी भी हम चित्र बनाए तो इस बात को ध्यान रखना है कि परावर्तन होगा, उसके बाद में प्रकाश किरण मिलेगी और वहीं पे उसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब देखो अगर हम देखें कि प्रतिबिंब की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा बताओ। पहली बात तो ये होती है कि प्रतिबिंब कहाँ बना। ये प्रतिबिंब बना फोकस बिंदु F, एक तो फोकस बिंदु F व वक्रता केंद्र C के मध्य में, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरी बात देखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। मैंने बताया था यदि दर्पण के आगे कि कोई प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा वास्तविक बनता है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनता है। ये इसके आगे बन रहा है इसलिए क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारी दूसरी बात हो गई। हम कुल कितनी बात देखते हैं, 4। पहली देखी कहाँ बना, कैसा बना, वास्तविक बना कि आभासी बना, और ये सीधा बना कि उल्टा बना। ये प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बन रहा है, उल्टा, ये नीचे की ओर बनेगा। हम इसको देखेंगे ना तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो नीचे की ओर होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे। ठीक है। और इसके बाद में 3 बात हो गई पूरी। चौथी बात क्या लिखेंगे, फोकस बिंदु बन गया, वास्तविक प्रतिबिंब बन गया, उल्टा बन गया, और क्या लिखो, चलो बनाओ पहले, मैं जब तक याद करते हैं इसको। आप बताओ कैसे कैसे कौन सी स्थिति रह गई, बनाओ इसको पहले। ये तो स्थिति नंबर 2 की बात हो गई। अब हम देखते हैं स्थिति नंबर 3 कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के समय अगर हम वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखें तो वक्रता केंद्र C पर रखने पर प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। देखो चाहो तो ऐसे लिख लो, नंबर 30 ये नंबर 3 है, और नंबर 3 में हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ध्यान नहीं रहे, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो, कहाँ रखी हो, C पर रखी हो, तो बनाएंगे। देखो ये इस प्रकार से हम प्रतिबिंब बना देंगे, दर्पण बना देंगे, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण बनाया और ये हमने इसका मुख्य अक्ष खींच दिया। मुख्य अक्ष खींचने के बाद में फोकस बिंदु F पे यहाँ पे अंकित कर दिया और लगभग इतनी दूरी लेकर के हमने वक्रता केंद्र C पे यहाँ पे लिख दिया, वक्रता केंद्र C। हम वस्तु थोड़ी देर पहले जो पिछली वाली स्थिति के बारे में देखा था तो वस्तु हमने यहाँ पे रखी हुई थी, लेकिन अब की बार वस्तु हम थोड़ा और पास में ला रहे हैं तो हम रख देंगे वक्रता केंद्र C पे रखेंगे। चलो ये हमने वस्तु रख दी वक्रता केंद्र C पर, ये रख दी। अब यहाँ वक्रता केंद्र से भी वस्तु रखेंगे। अब रखने के बाद हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे और प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए वही हमारे नियम लगाएंगे। अब नियम लगाओ। अब बताओ, हम पहला वाला नियम लगाएंगे तो पहले वाले नियम में देखो प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के, ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष समांतर प्रकाश किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात हम जानते हैं कि वह हमेशा फोकस बिंदु F से ही गुजरती है।
गुजार दी इसको फोकस बिंदु एफ से। हम इस बात को भी जानते हैं, अगर मान लो प्रकाश की किरण फोकस बिंदु एफ से जाएं, फोकस बिंदु एफ से जाएं, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। पहला और दूसरा नियम, दो नियम लगाए। अब बताओ, दोनों के दोनों प्रकाश किरण आकर के मिली है, तो इसके प्रतिबिंब का निर्माण भी इसी स्थान पर यहाँ होगा, बिल्कुल इस वक्रता केंद्र सी पर ही होगा, इस जगह पे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? वक्रता केंद्र सी पर ही होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे कि वह स्थिति कौन सी है, वह स्थिति कौन सी है जहां पर वस्तु रखने पर उसके प्रतिबिंब का निर्माण भी उसी स्थिति पर बनता है, तो वह कौन सी हो जाएगी? वक्रता केंद्र सी हो जाएगी। रटने की जरूरत नहीं है, हम समझ सकते हैं कि वक्रता केंद्र सी पर होगा तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा। देखो, अगर हम प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में देखें कि प्रतिबिंब की स्थिति किस प्रकार से होगी, तो देखते हैं ये पहली चीज देखते हैं कि कहाँ बन रहा है। कहाँ बन रहा है? ये वक्रता केंद्र सी पर, वक्रता केंद्र सी पर। चलो, ये बात हो गई। फिर इसके बाद में देखते हैं कि ये वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है। देख लिया हमने, वास्तविक बनता है दर्पण से आगे की ओर, आभासी बनता है दर्पण के पीछे की ओर। तो ये आगे की ओर बन रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे इसको? वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा हमारा? वास्तविक बनेगा। इसके बाद में देखते हैं अगली चीज, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? ये उल्टा। तो यहाँ लिख देंगे प्रतिबिंब बनेगा हमारा उल्टा। अब इसके बाद में नंबर 34 स्थिति, नंबर 4 पे देखते हैं उल्टा बन गया, और ये वस्तु से बड़ा बन रहा है या वस्तु से छोटा बन रहा है, इस बात को हम अध्ययन करेंगे। तो ये वक्रता केंद्र सी पर वस्तु है, तो लगभग इसी के बराबर का बन रहा है। देखते हैं, तो वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनेगा। चारों बात समझ में आई? यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र सी पर होता है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ये आप किताब में भी, लेकिन आप लोग किताब पढ़ करके देखोगे ना तो आप ये चीज़ें पूरी की पूरी आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी भाई, इसलिए यहाँ समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, बनाओ। अब इसके बाद में अगली वाली स्थिति लेंगे। अब देखते हैं कि पहले प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु ये फोकस बिंदु पर बना था प्रतिबिंब, हम थोड़ा पास में लाए, इधर बन गया था, और पास में लाए तो हम ये फोकस बिंदु ये वक्रता केंद्र सी पर ही इसका प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अब देखते हैं कि जब वस्तु यहाँ पर वक्रता केंद्र सी पर रखी थी, अब हम और पास में लेकर के आएंगे। अब और पास में कहाँ लाएं? जब वस्तु वक्रता केंद्र सी व फोकस बिंदु एफ के मध्य हो, इनके मध्य में हो। देखो, वस्तु कहाँ वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के मध्य में होती है, तो ऐसी स्थिति में उसके प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? बना के देखते हैं कहाँ होगा। देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही एक अवतल दर्पण बनाएंगे, क्योंकि हम अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीख रहे हैं। तो ये लिख दिया हमने अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष बना दिया। अब मुख्य अक्ष बनाने के बाद में यहाँ पे हमने फोकस बिंदु एफ बना दिया, और लगभग इतनी दूरी पर क्या होता है? वक्रता केंद्र सी होता है। अब क्या करेंगे, हम वस्तु को इस वक्रता केंद्र सी, अभी तो इससे पहले वाली स्थिति में हमने वो वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखा था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के मध्य में रख रहे हैं। तो बिल्कुल मध्य में हम इस वस्तु को यहाँ रख देंगे। रख दिया। यह वस्तु रखने के बाद में
वही हमारे नियम लगाएंगे, जो 4 नियम होते हैं, 4 नियमों में से। अब 4 नियमों से पहले वाला नियम लगाएंगे। पहले वाला नियम ये होता है कि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये होता है हमारा मुख्य अक्ष। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस बिंदु F से गुजर जाती है। हम फोकस बिंदु F से उसको गुजार देंगे, ये गुजार दिया, ये ऐसे। अब इसके बाद में एक और नियम मैंने आपको बताया था कि अगर प्रकाश की किरण फोकस बिंदु F से दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार से हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष समांतर हो गई परावर्तन के पश्चात में। यहाँ पे परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु F से आई थी, यहाँ से बिल्कुल सीधी से बनाएंगे हम स्केल से, और स्केल ऐसे स्केल से बनाएंगे ना तो वह बिल्कुल सीधी आएगी और इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहाँ पर दोनों प्रकाश किरण आकर मिलती है, आकर के जिस स्थान पर मिलेगी वहीं पे हमारे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। बताओ, मेरी तरफ से कुछ लगाया मैंने? मेरी तरफ कुछ नहीं लगाया। जैसी स्थिति बताई थी मैंने वहाँ वस्तु को रखा और नियमों का उपयोग किया, अपने आप ही प्रतिबिंब की स्थिति का पता चल गया कि प्रतिबिंब किस स्थान पर बनेगा, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब। अब देखो प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में देखेंगे। प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब कैसे बन रहा है वही चीज़ देखेंगे। बताओ कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र C से परे। परे का मतलब होता है थोड़े से पास में। अब परे का मतलब ये भी ऐसे भी नहीं होता कि वक्रता केंद्र C से 2 किलोमीटर दूर बनेगा, ऐसा नहीं होगा ना, मतलब लगभग इसके पास में ही, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब चलो इसको लिख लेते हैं, कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र C के परे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है? तो ये बन रहा है वास्तविक, ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। अगली वाली चीज़, उल्टा बन रहा है कि सीधा? ये उल्टा बन रहा है, वस्तु सीधी रखी है लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन गया? उल्टा बनेगा। अगर यहाँ पर हम किसी आदमी को खड़ा कर दें ना यहाँ पे, तो उसके पैर तो ऊपर मिलेंगे हमको, सिर कहाँ मिलेगा? नीचे। मतलब उसका होगा नहीं, लेकिन बनता हुआ हमको प्रतीत होगा कि इसका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है, ठीक है ना। कोई भैंस खड़ी कर दी इधर तो कैसी मिलेगी? यहाँ उल्टी, पैर ऊपर मिलेंगे, भैंस सिर नीचे की तरफ मिलेगा, ठीक है ना। चाहे कोई सी वस्तु हो प्रकृति की, उसका प्रतिबिंब बिल्कुल उल्टा का ऐसा उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगली वाली स्थिति के बारे में देखते हैं कि यहाँ वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो सीधा बन रहा है कि उल्टा? उल्टा बन रहा है। वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा? कैसे दिखाई दे रहा है हमें? बड़ा, तो ये बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। ऐसे लिख देते पूरा नाम, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। बनाओ। इसको मिटा दो। देखो अब की बार हम वस्तु को और पास में लेकर के आएंगे, इतने पास में लाएंगे, इतने पास में लाएंगे कि अब की बार फोकस बिंदु F पर लाएंगे। देखो जब वस्तु फोकस बिंदु F पर हो, अगर वस्तु फोकस बिंदु F पर होती है तो देखते हैं क्या होता है। ये हमने वही अवतल दर्पण बनाया, ये बना दिया अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष के साथ में चाहो तो लिख दो नाम मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है, या फोकस बिंदु F अंकित कर देंगे, एक वक्रता केंद्र C ले लेंगे। इधर नहीं बनाएंगे क्योंकि उपयोग में नहीं आएगा वक्रता केंद्र C और फोकस बिंदु F। अब वस्तु फोकस बिंदु F पे रख दी इस जगह पे, यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया, वही नियम लगाएंगे, नियम नंबर 1 लगा दो। भाई नियम नंबर 1 लगाएंगे तो फोकस बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण जाएगी तो फोकस बिंदु F से गुजर जाएगी, बोले गुजार दिया। एक नियम और लग जाएगा इसमें,
नियम कौन सा लगेगा बताओ? दूसरे वाला नियम नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि वस्तु फोकस बिंदु F पर ही रखी है, तो हम प्रकाश की किरण को फोकस बिंदु F से नहीं गुजार सकते, क्योंकि फोकस बिंदु F पर वस्तु रखी हुई है, तो दूसरा वाला नियम तो लगेगा नहीं। तीसरे वाला नियम यह बोलता है कि अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से आए तो C से चली जाएगी, लेकिन वक्रता केंद्र C पर भी कोई किसी प्रकार काम में नहीं है, क्योंकि वस्तु वक्रता केंद्र C से इधर नहीं है, तो वक्रता केंद्र C भी काम में नहीं आएगा, तो इधर नहीं लेंगे। तो वस्तु फिर कौन से नियम की तरफ चलेंगे? नियम नंबर 4 की ओर चलेंगे। नियम नंबर 4 में क्या है? नियम नंबर 4 में ये है कि यहाँ से प्रकाश की किरण इधर आएगी, प्रकाश किरण इधर आएगी, तो यहाँ जितना यहाँ कोण आंतरित करेगी ना यहाँ पे, उतना ही कोण बना करके बिल्कुल सीधे की सीधे ऐसे निकल जाएगी। जितना कोण है बनाएगी उतने एंगल से मुख्य अक्ष के साथ में ये ऐसे कैसे चली जाएगी परावर्तित होकर के। बताओ दोनों प्रकाश किरण मिली? ये दोनों प्रकाश किरण नहीं मिली, इसलिए प्रतिबिंब का निर्माण भी यहाँ प्राप्त होगा ही नहीं, न जाने कहाँ जा करके मिलेगी। तो हम ऐसे बोल देते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होगा, अनंत पर न जाने कहाँ होगा, ठीक है ना। कहीं मिल सकती है आगे जा करके, लेकिन यहाँ तो कहीं बोर्ड पे तो ये मिलेगी नहीं, आगे जाके मिल सकती है। इसलिए हम प्रतिबिंब की स्थिति को देखते हैं। अधिकतर एग्जाम में ये वाला डायग्राम पूछता है, कि इसलिए पूछता है क्योंकि प्रकाश की किरणें मिलती नहीं है, प्रकाश किरण नहीं मिलेगी तो हम कन्फ्यूज में हो जाते हैं कि मैं इसके प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ बनाऊँ। इसलिए अधिकतर ये वाली स्थिति के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। देखो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा हमारा अनंत पर, पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा क्या देखते हैं? क्या देखते हैं दूसरे वाला? हम देखते हैं कि वास्तविक बनेगा का आभासी बनेगा, दर्पण से आगे ही बनेगा, पीछे तो बनेगा नहीं, इसलिए क्या होगा? ये वास्तविक, ये हो जाएगा हमारा वास्तविक। इसके बाद में उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? ये बनेगा उल्टा, उल्टा बनेगा ये, चाहे कितना बड़ा, देखो इधर उल्टा ही बनेगा। दूसरी चीज, अनंत पर बन रहा है, वस्तु से कितना बड़ा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। अगर इधर आता जाएगा, नीचे प्रकाश कण आती जाएगा, आती जाएगी, तो मुख्य अक्ष बिल्कुल सीधा ही रहेगा, तो यहाँ जाकर के बहुत बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या लिखते हैं? कितना बड़ा बनेगा? बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो ये हमारे 4 स्थिति के बारे में हमने अध्ययन किया। यदि वस्तु फोकस बिंदु F पर रखी होती है तो उसके प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? डायरेक्ट अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, 1 नंबर में पूछ सकता है। यदि वस्तु फोकस बिंदु F पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? तो अनंत पर होगा। अनंत पर है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वस्तु से बहुत बड़ा बन रहा है। बनाओ। देखिए वस्तु फोकस बिंदु F पे रख दिया। अब की बार कहाँ करेंगे? जब वस्तु दर्पण व फोकस बिंदु F पर, वस्तु दर्पण फोकस बिंदु F के मध्य हो, तब प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? देखो ध्यान से बोर्ड पे, इस प्रकार से ये हमने बना दिया अवतल दर्पण, ये लिख दिया अपन ने अवतल दर्पण। इसके बाद हमने इसे एक मुख्य अक्ष खींचते इस प्रकार से, ये मुख्य अक्ष हो गया। ये फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C, वस्तु रख दी हमने यहाँ इस जगह पे, इस जगह वस्तु रखेंगे। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? देखते हैं। इधर प्रकाश किरण जाएगी तो फोकस बिंदु F से गुजर जाएगी इस प्रकार से, ये फोकस बिंदु F से गुजर गई, ठीक है। दूसरी बात, एक और नियम लगाएंगे। क्या दूसरे वाला नियम लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि फोकस बिंदु F से कोई प्रकाश किरण नहीं आएगी। तीसरे वाला लगा सकते हैं। तीसरे वाला कैसे लगाएंगे? ये वक्रता नहीं लगेगा तीसरे वाला भी, ये वक्रता के अंदर से कोई प्रकाश किरण जाएगी नहीं। अब देखो इधर से आ गया, अब एक नियम वो लगाएगा चौथे वाला, यहाँ से प्रकाश किरण इधर जाएगी, जितना ये कोण बनाएगी उतना कोण ये इधर बनाएगी,
इस तरीके से। तो प्रकाश किरण कहीं जाकर के मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये तो फैलती जा रही है, मिलने का तो सवाल ही नहीं है। तो ऐसे हो सकता है कि अगर प्रकाश किरणों को पीछे की ओर मिलाएं अपन ऐसे, अगर इनको हम पीछे की ओर ले जाएं इसके इस तरीके से इधर, तो एक किसी बिंदु पर जाकर के मिलती हुई प्रतीत होगी यहाँ पे। तो हमारा प्रतिबिंब का निर्माण इधर होगा। एकमात्र स्थिति ऐसी है जहाँ प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण से पीछे की ओर होता है और वस्तु से इसके प्रतिबिंब का निर्माण बड़ा होगा। वस्तु छोटी होगी, प्रतिबिंब का निर्माण क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे एकमात्र स्थिति होती है यदि वस्तु को फोकस बिंदु F और दर्पण के मध्य में रखी जाती है तो प्रतिबिंब का निर्माण वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। तो अधिकतर हमारे दैनिक जीवन में अवतल दर्पण का उपयोग इसी स्थिति के लिए ही किया जाता है। किसी भी वस्तु का आकार बड़ा करके देखने के लिए ये स्थिति का इस स्थिति को काम में लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि अवतल दर्पण छोटी वस्तुओं का कार्य कर रहा है, बड़ा कर रहा है। ठीक है, जैसे दंत चिकित्सालय होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं दांतों के, वहाँ पे दांतों के आकारों को बड़ा करके देखने में इस अवतल दर्पण को काम में लेते हैं। तो हमारे दांत कहाँ रखते हैं, इस जगह पे। हमारे जो दांत होते हैं इस जगह पर रखते हैं, इसलिए वस्तु का आकार क्या करता है, दांतों का आकार बहुत बड़ा करके देखता है कि दांत किस प्रकार से किस चीज़ की कमी है। ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे हमारे दैनिक जीवन में उदाहरण भी है, हम बताएंगे उदाहरणों में भी, जहाँ पे इस अवतल दर्पण का उपयोग इसी स्थिति के कारण ही लिया जाता है। एकमात्र स्थिति ये है कि जहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं। अरे हमें चाहेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बने, हमें चाहते हैं कि आदमी खड़ा है और उसको प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त कर, क्या देखना चाहते हैं आप, उल्टा आदमी करके। तो वहाँ पे उन स्थितियों के बारे में हम कोई अध्ययन नहीं करते, हमारे लिए उपयोग ये वाली स्थिति है। ठीक है ना। अधिकतर 99% ये वाली स्थिति हमारे दैनिक जीवन में काम में आती है, इसलिए अच्छी भी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो अगर हम प्रतिबिंब के बारे में देखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा भाई, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, वास्तविक बनेगा कि आभासी। अब की बार कैसा बनेगा ये, आभासी। आभासी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि दर्पण से पीछे की ओर है। इसके बाद में क्या लिखते हैं, उल्टा बनेगा कि सीधा, सीधा बनेगा। उल्टा नहीं बन रहा है, कैसा बनेगा, सीधा। क्या लिख देंगे ये कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। एक और स्थिति के बारे में और देखते हैं, वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ लिख देंगे वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लो।